अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार पर एक नोट लिखिए। अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपने क्षेत्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण वृद्धि की। अकबर ने अपनी सेना और कुशल प्रशासनिक नीतियों का उपयोग करके साम्राज्य का विस्तार किया। एक अफगान क्षेत्रों का अधिग्रहण। अकबर ने पहले अपने शासनकाल में अफगान क्षेत्रों को अपने अधीन किया, जिनमें पंजाब, दिल्ली और आगरा शामिल थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। 2 राजपूताना अभियान। अकबर ने राजपूताना के शक्तिशाली राजपूत शासकों को हराया और उनके क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन के साथ युद्ध किए। चित्तौड़गढ़ का किला 1568 और रणथंभौर 1569 अकबर के प्रमुख विजय थे। 3 मालवा और गुजरात। मालवा 1561 और गुजरात 1572 को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। गुजरात की विजय ने अकबर को पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पर नियंत्रण दिया। 4 बंगाल और बिहार। अकबर ने बंगाल 1576 और बिहार 1574 को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने बंगाल के शासक दाऊद खान कर्रानी को हराकर बंगाल पर कब्जा किया। 5 काबुल और कंधार। उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अकबर ने काबुल 1581 और कंधार 1595 पर भी अधिकार किया। 6 दक्षिण भारत। अकबर ने दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अहमदनगर 1596, बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करके वहां की कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिलाया। अकबर की विजय अभियानों ने मुगल साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा और मजबूत साम्राज्य बना दिया। उनकी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और स्थानीय शासकों के साथ सहयोग की नीतियों ने इस विस्तार को संभव बनाया और उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना दिया। मनसबदारी प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे अकबर ने स्थापित किया और इसका उद्देश्य सैन्य और नागरिक प्रशासन को व्यवस्थित करना था। इसके अंतर्गत मनसबदारों, सरकारी अधिकारियों को रैंक और पद दिए जाते थे। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रमुख विशेषताएं। 1 मनसब। मनसब एक रैंकिंग प्रणाली थी, जिसमें प्रत्येक मनसबदार को 2 रैंक दी जाती थीं, जात और सवार। जात रैंक मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और प्रतिष्ठा को दर्शाती थी, जबकि सवार रैंक मनसबदार के द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाती थी। 2 प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां। मनसबदारों को नागरिक और सैन्य दोनों तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। वे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शासन करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों को मुहैया कराते थे। 3 वेतन प्रणाली। मनसबदारों को वेतन नकद, तनख्वाह और जागीर, भूमि का अधिकार दोनों के रूप में दिया जाता था। जागीर से प्राप्त आय उनके वेतन का हिस्सा होती थी। 4 केंद्रीय नियंत्रण। मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण का अधिकार सम्राट के पास होता था। इससे सम्राट को प्रशासन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता था। आलोचनात्मक परीक्षण। 1 केंद्रीयकरण की समस्याएं। मनसबदारी प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जिससे स्थानीय शासन में लचीलापन कम हो गया। स्थानीय समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में देरी हो सकती थी। 2 भ्रष्टाचार। जागीर प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावनाएं अधिक थीं। मनसबदार अपनी जागीरों से अधिकतम आय प्राप्त करने की कोशिश करते थे, जिससे किसानों पर अत्यधिक कर भार पड़ता था। 3 सैन्य कमजोरी। सवार रैंक के सैनिक अक्सर वास्तविक युद्ध के समय उपलब्ध नहीं होते थे। मनसबदार अपने रैंक के अनुसार आवश्यक संख्या में सैनिकों को बनाए रखने में विफल रहते थे, जिससे सैन्य क्षमता कमजोर हो सकती थी। 4 आर्थिक अस्थिरता। मनसबदारों को जागीरों का अस्थायी अधिकार दिया जाता था, जिससे उन्हें दीर्घकालिक निवेश में रुचि नहीं होती थी।
इससे जागीरों की आर्थिक स्थिरता और कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 5. सामाजिक असमानता। मनसबदारी प्रणाली ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। उच्च रैंक वाले मनसबदारों को अधिक वेतन और सुविधाएं मिलती थीं, जबकि निचले रैंक वाले अधिकारियों को कम वेतन मिलता था। निष्कर्ष: मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सैन्य संगठन को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया, लेकिन इसमें कई कमियां भी थीं। केंद्रीकृत नियंत्रण, भ्रष्टाचार, सैन्य कमजोरी, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं ने इस प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावी नहीं बनने दिया। फिर भी अपने समय में यह प्रणाली मुगल साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रही। 16-17वीं शताब्दी के भारत इंडो फारसी इतिहास के चरित्र पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। 16वीं और 17वीं शताब्दी का भारत इंडो फारसी इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसमें भारतीय और फारसी संस्कृतियों का संगम हुआ। इस अवधि के प्रमुख पहलुओं पर संक्षेप में चर्चा निम्नलिखित है। 1. मुगल साम्राज्य और फारसी संस्कृति का प्रभाव। मुगल शासक और फारसी संस्कृति। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शासकों ने फारसी भाषा, साहित्य, कला और स्थापत्य को अपनाया और प्रोत्साहित किया। फारसी भाषा को प्रशासनिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। फारसी भाषा और साहित्य। फारसी को मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा बनाया गया। फारसी कवि और लेखक, जैसे कि अमीर खुसरो और अब्दुल रहीम खान खाना, ने भारतीय साहित्य और इतिहास को समृद्ध किया। 2. साहित्य और इतिहास लेखन। ऐतिहासिक ग्रंथ। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि अबुल फजल का आईने अकबरी और अकबरनामा, जो अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण देते हैं। इसके अलावा जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी भी महत्वपूर्ण है। फारसी साहित्य का उत्थान। इस युग में फारसी साहित्य का विस्तार हुआ, जिसमें कविता, गद्य और ऐतिहासिक लेखन शामिल है। यह साहित्यिक गतिविधियां मुगल दरबारों में प्रमुख थीं। 3. कला और स्थापत्य। मुगल स्थापत्य। मुगल वास्तुकला में फारसी स्थापत्य कला का गहरा प्रभाव था। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे महान निर्माण इस मिश्रण के उदाहरण हैं। चित्रकला। मुगल चित्रकला ने फारसी और भारतीय कला शैलियों को मिलाया। फारसी लघुचित्रकला की तकनीकों का भारतीय तत्वों के साथ संयोजन किया गया, जिससे एक विशिष्ट मुगल शैली का उद्भव हुआ। 4. धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता। सांस्कृतिक संगम। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और दीन-ए-इलाही जैसी नई धार्मिक धारणाओं को बढ़ावा दिया, जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्वों का समावेश था। यह मुगल साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। फारसी संस्कृति का भारतीयकरण। फारसी प्रभाव को भारतीय संदर्भों में ढालने का प्रयास किया गया, जिससे एक नई सांस्कृतिक पहचान बनी। 5. प्रशासनिक और सामाजिक संरचना। प्रशासनिक सुधार। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में फारसी मॉडल का व्यापक उपयोग हुआ, जिसमें भूमि राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली और सैन्य संगठन शामिल थे। सामाजिक संरचना। मुगल काल में भारतीय समाज में फारसी प्रभाव से सामाजिक संरचनाओं और रीति रिवाजों में बदलाव आया। निष्कर्ष: 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत में इंडो फारसी इतिहास का चरित्र भारतीय और फारसी संस्कृतियों के बीच गहरे और व्यापक संगम का परिणाम था। इस काल में साहित्य, कला, स्थापत्य और प्रशासनिक संरचनाओं में जो विकास हुआ, उसने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया। 16 से 17वीं शताब्दी के भारत के बीच नायक साम्राज्यों के उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत में नायक साम्राज्यों, नायक किंगडम्स, का उद्भव और विकास दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह समय विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद का था, जब विभिन्न क्षेत्रों में नायक शासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। इन नायक साम्राज्यों ने दक्षिण भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उद्भव: 1. विजयनगर साम्राज्य का पतन। 1565 में तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ।
इसने विभिन्न नायक नेताओं को स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर दिया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शासन स्थापित किया। 2 स्थानीय नेता। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कार्यरत स्थानीय नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति हासिल की। ये नेता नायक कहलाए और स्वतंत्र शासक बने। प्रमुख नायक साम्राज्य। 1 मदुरै नायक। मदुरै नायक साम्राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। तिरुमलै नायक 1623 से 1659 इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने मदुरै को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिर और भवनों का निर्माण हुआ। 2 तंजावुर नायक। तंजावुर नायक साम्राज्य की स्थापना भी विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हुई। राजा सेरफोजी I और सेरफोजी II इस राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने तंजावुर में कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के संरक्षण और विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 3 सेतुपति नायक। रामनाथ और रामेश्वरम क्षेत्रों में सेतुपति नायकों का शासन था। ये नायक समुद्री व्यापार और तीर्थयात्रा के मार्गों को नियंत्रित करते थे। सेतुपति नायकों ने रामेश्वरम के मंदिरों का निर्माण और विकास किया। 4 जिंजी नायक। जिंजी नायक साम्राज्य तमिलनाडु के जिंजी क्षेत्र में स्थापित हुआ। वे अपने किलों और मजबूत सैन्य संरचनाओं के लिए जाने जाते थे। जिंजी किला उनके शासनकाल का एक प्रमुख केंद्र था। विकास। 1 सांस्कृतिक योगदान। नायक शासकों ने कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को प्रोत्साहित किया। तंजावुर नायक संगीत और नृत्य की भरतनाट्यम शैली के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदुरै नायक मंदिर स्थापत्य कला के विकास में प्रमुख थे। 2 धार्मिक संरक्षण। नायक शासकों ने मंदिर निर्माण और धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई प्रमुख मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया, जैसे मदुरै का मीनाक्षी मंदिर और तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। 3 सामरिक निर्माण। नायक शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए मजबूत किलों और सैन्य संरचनाओं का निर्माण किया। जिंजी किला और तंजावुर का किला उनके सैन्य कौशल का उदाहरण है। 4 प्रशासनिक सुधार। नायक शासकों ने अपने अपने राज्यों में कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित कीं। उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और न्याय प्रशासन में सुधार किए। निष्कर्ष। 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत में नायक साम्राज्यों का उद्भव और विकास दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। इन शासकों ने विजयनगर साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाया और अपने राज्यों को कला, संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में परिवर्तित किया। नायक साम्राज्यों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी धरोहर आज भी देखी जा सकती है। मुगलों के अधीन भूराजस्व प्रशासन पर एक नोट लिखिए। मुगलों के अधीन भूराजस्व प्रशासन भारतीय प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह प्रणाली न केवल साम्राज्य के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायक थी, बल्कि इसके माध्यम से मुगलों ने अपने साम्राज्य के विशाल भूभाग पर नियंत्रण भी स्थापित किया। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 भूराजस्व प्रणाली की संरचना। 1 जमीन का सर्वेक्षण और वर्गीकरण। सर्वेक्षण। अकबर के शासनकाल में, विशेष रूप से 1580 के दशक में, जमीन की माप और वर्गीकरण के लिए व्यापक सर्वेक्षण किए गए। राजा टोडरमल ने इस कार्य को महत्वपूर्ण रूप से पूरा किया। वर्गीकरण। जमीन को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि उर्वर, अशांत और मध्यवर्ती भूमि। यह वर्गीकरण भूमि की उत्पादकता और उपयोगिता के आधार पर किया गया। 2 राजस्व की दरें और आकलन। किसान से वसूली। राजस्व का आकलन और वसूली मुख्यतः किसानों से की जाती थी। यह सामान्यतः फसल की उपज के आधार पर तय किया जाता था। मकतू। किसानों को नकद या वस्त्रों के रूप में राजस्व देना पड़ता था। यह राजस्व आमतौर पर फसल के उत्पाद का एक हिस्सा होता था, जिसे विभिन्न दरों पर आका जाता था। 2 प्रमुख भूराजस्व नीतियां और व्यवस्थाएं। 1 जब्त प्रणाली। जब्त सिस्टम। अकबर की जब्त प्रणाली। अकबर के शासनकाल में जब्त प्रणाली को लागू किया गया। इसमें राजस्व का आकलन जमीन की उपज के आधार पर किया जाता था,
और यह उपज के एक हिस्से के रूप में किसान से वसूला जाता था। सुधार: अकबर ने जब प्रणाली को सुधारते हुए एक स्थिर और नियमित राजस्व प्रणाली स्थापित की, जिससे शासन और प्रशासन में स्थिरता आई। 2. मुल्क अमल और दीवानी प्रशासन। मुल्क अमल: यह प्रशासनिक प्रणाली स्थानीय जमींदारों और बड़े सामंतों के माध्यम से काम करती थी, जो क्षेत्रीय राजस्व वसूली और प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। दीवानी प्रशासन: इसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कि दीवान, नकलकार और अमीन शामिल थे, जो राजस्व आकलन, संग्रहण और प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। 3. जगीर और मनसबदारी प्रणाली। जगीर: मुगलों ने बड़े क्षेत्रीय भाग को जमींदारों को दे दिया, जिन्हें जगीरदार कहा जाता था। ये जगीरदार राजस्व वसूली और प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। मनसबदारी प्रणाली: यह प्रणाली अधिकारी और सैन्य कमांडरों के लिए थी, जिनके पास राजस्व वसूली और प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी। उनकी मनसब, रैंक के आधार पर उन्हें भूराजस्व और अन्य लाभ प्रदान किए जाते थे। 3. भूराजस्व प्रशासन की चुनौतियाँ। 1. भूराजस्व की अधिकता। किसानों पर अत्यधिक राजस्व का बोझ पड़ता था, जिससे कभी कभी विद्रोह और असंतोष उत्पन्न होता था। इससे खेती की उत्पादकता पर भी असर पड़ा। 2. प्राकृतिक आपदाएं और असमानता। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और बाढ़ राजस्व प्रणाली को प्रभावित करती थीं। फसल की कमी के कारण राजस्व संग्रहण में बाधाएं आती थीं। प्रणाली के विभिन्न हिस्सों में असमानता और भ्रष्टाचार भी एक समस्या थी, जिससे समय पर सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती थी। निष्कर्ष: मुगलों के अधीन भूराजस्व प्रशासन एक जटिल और सुव्यवस्थित प्रणाली थी, जिसने साम्राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत किया। अकबर के सुधारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने इसे अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाया, लेकिन विभिन्न चुनौतियां और असमानताएं भी इसके साथ जुड़ी थीं। इन व्यवस्थाओं का प्रभाव भारतीय प्रशासनिक इतिहास पर लंबे समय तक बना रहा। लोदी साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना। लोदी साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना में सम्राट सुल्तान बहलुल लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक केंद्रीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक कार्य सुल्तान के हाथ में था, जो उच्चतम शासक और सैन्य कमांडर होता था। केंद्रीय प्रशासन में विभिन्न अधिकारी शामिल थे, जैसे कि दीवान, राजस्व मंत्री, अमीर, सैन्य प्रमुख और निजाम, प्रशासनिक प्रमुख। क्षेत्रीय स्तर पर साम्राज्य को सबाह, प्रांत और शिकार, जिला में बांटा गया था, जिनके प्रशासनिक प्रमुख स्थानीय शासक और जागीरदार थे। न्याय व्यवस्था और भूमि राजस्व के लिए सुल्तान द्वारा सख्त नियम लागू किए गए थे। मुगल कुलीन वर्ग की संरचना। मुगल कुलीन वर्ग में सम्राट सर्वोच्च था, जो समस्त शासन और प्रशासन का प्रमुख होता था। इसके नीचे उच्च अधिकारियों में अमीर, सैन्य प्रमुख, दीवान, राजस्व मंत्री और वजीर, प्रधानमंत्री शामिल थे। इन अधिकारियों के अधीन क्षेत्रीय शासन के लिए नायब, उपराज्यपाल और जमींदार, स्थानीय शासक नियुक्त किए जाते थे। कुलीन वर्ग में मनसबदार भी थे, जो सैन्य और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। मनसबदारी प्रणाली के तहत कुलीन वर्ग के सदस्य जगीर, भूमि उपहार प्राप्त कर राज्य की सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते थे। 16वीं शताब्दी के दौरान शहरी जीवन पर एक नोट लिखिए। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में शहरी जीवन का विकास महत्वपूर्ण था। प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी ने व्यापार, संस्कृति और प्रशासन के केंद्रों के रूप में उभरना शुरू किया। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और बाजारों, वाणिज्यिक मार्गों का विकास हुआ। हस्तशिल्प, वस्त्र और आभूषण उद्योगों ने शहरी अर्थव्यवस्था को सशक्त किया। सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन भी समृद्ध हुआ, प्रमुख मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण के साथ। शहरों में सड़कें, आवासीय क्षेत्रों और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाएं विकसित हुईं, जिससे शहरी जीवन और समाज की व्यवस्था में सुधार हुआ। मुगल टकसाल प्रणाली। मुगल टकसाल प्रणाली एक सुव्यवस्थित और प्रभावी मुद्रण व्यवस्था थी। अकबर के शासनकाल में टकसालों, मिंट्स को विभिन्न प्रमुख शहरों में स्थापित किया गया, जैसे दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी। इन टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे,
जिन पर सम्राट के नाम और धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे। सिक्कों की गुणवत्ता और वजन का ध्यान रखा जाता था, जिससे मुद्रा की स्थिरता बनी रहती थी। टकसाल के संचालन और मुद्रा की निगरानी के लिए उच्च अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करते थे। स्थानीय साहित्यिक परंपरा अवधि। अवधी साहित्यिक परंपरा उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, में प्रमुख है। यह परंपरा मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखी गई काव्य, नाटक और भक्ति गीतों की विभिन्न रचनाओं से समृद्ध है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अवधी साहित्य में तुलसीदास की रामचरितमानस जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं, जिन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से व्यापक प्रभाव डाला। अवधी साहित्य ने लोक जीवन, सामाजिक मूल्य और धार्मिक आस्थाओं को चित्रित किया, जिससे यह क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परंपरा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में विकसित हुई, जिसमें लोकगीतों और धार्मिक ग्रंथों की प्रमुखता है।